गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? यस मैम। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स करेंगे। थर्मोडायनामिक्स की यूनिट में मतलब टोटल हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जिसमें जस्ट फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगी। हमने पूरे थर्मोडायनामिक्स में 6 चैप्टर्स करने हैं। वो लिख लो एक बार कौन से चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर हमारे पास आएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाएगा कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर आ जाता है मैक्सवेल स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ ही लिख लेना इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम सेकेंड चैप्टर के साथ ही लिख लेना। फिफ्थ चैप्टर हमारे पास आ जाता है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास आएगा फेस ट्रांजिशन का। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं जो हमने थर्मोडायनामिक्स में करने हैं। अभी हम लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हमने करना क्या क्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। बट मैक्सवेल इक्वेशन करने से पहले हमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आज हम लोग सबसे पहले अपने बेसिक टूल्स करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए मुझे कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। वो बेसिक टूल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक टूल क्या है कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड हम लोग सुनेंगे कि सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं। सिस्टम क्या है? जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जो क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन चीज पड़ी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जैसे मेरे सामने अभी लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप और पेन टैब का मैं यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो जो ये लैपटॉप है वो क्या है, सिस्टम है जिसको मैं ऑब्जर्व करूंगी अभी। ठीक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। और इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी रह गया, जो भी बाकी चीज है वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सिस्टम अगर आपसे वैसे तो देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट बेसिक टूल्स कर रहे हैं तो उसमें सारी टर्म्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होती है। तो सिस्टम पता चल गया होगा कि जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसको सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी चीज बच गई है यूनिवर्स में वो क्या कहलाएगी, हमारी सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है जैसे सिस्टम है वो ही आगे 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। जो सिस्टम है हमारा वो भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड भी बोल सकते हो, इंसुलेटेड सिस्टम भी आप बोल सकते हो।
सिस्टम हमारे पास आगे 3 तरह का हो जाता है। एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक क्या होता है, आइसोलेटेड या फिर इंसुलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या है कि अगर अंदर एनर्जी मान लो ई है, ठीक है, अंदर एनर्जी ई है और अंदर जो मास है वो भी हमारे पास एम है। तो जो अंदर एनर्जी है सिस्टम की, जब मास है, मैटर है हमारा, वो बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, वो बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और एनर्जी एंड मैटर नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ हम लोग कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करने वाले हैं, ना ही एनर्जी और ना ही मैटर। जैसे हम लोग एक कंटेनर ले लें, ठीक है, कंटेनर ले लेते हैं, ये क्या कर देते हैं, बाहर से इंसुलेटेड है, ये बाहर से क्या है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब कि कुछ भी एनर्जी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता है। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटेड सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ भी एक्सचेंज जब ना हो तो उसको वर्ड हम क्या यूज कर लेते हैं, इंसुलेटेड। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो ये आ जाता है अब आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम हमने पढ़ लिया कि कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। बट अगर हम लोग रियल लाइफ में आए, अगर हम लोग रियल लाइफ में आते हैं, जैसे मान लो मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं क्या कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, चाय तो सभी पीते हैं। तो मैं मान लो मैं चाय बना रही हूँ इधर, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है और नीचे हमने गैस ऑन कर रखी है, ठीक है, नीचे से मैं क्या कर रही हूँ, हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर यहाँ पे मैं कंटेनर में मैंने पानी डाला, ठीक है, यहाँ पे दूध डाला, कुछ भी जो है मटेरियल चाय बनाने के लिए सब डाल दिया, यहाँ पे ऊपर मैंने क्या रख दिया, ढक्कन रख दिया, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना, ऊपर मैंने कंटेनर के क्या रख दिया है, ढक्कन रख दिया है उसका। ढक्कन हमने वो ऐसा रखा है, वो कंप्लीटली फिक्स्ड है कंटेनर के साथ, ठीक है, कंप्लीटली क्या है, फिक्स्ड है कंटेनर के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना तो एनर्जी बाहर एक्सचेंज हो सकती है और ना ही मैटर बाहर एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि ऊपर कंटेनर के कंप्लीटली क्या आ चुका है, ढक्कन आ चुका है, कंप्लीटली उसको हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, तो कुछ भी बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। बट अगर आप रियल लाइफ में सोचोगे इसको, कुछ भी आप लगा लो, कोई भी कंटेनर लगा लो, वो कंप्लीटली कंप्लीटली फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, कंप्लीटली ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो कंप्लीटली उस चीज को, उस कंटेनर को कवर नहीं कर पाएगा। आप रियल लाइफ में ही इसकी एग्जांपल्स लेके देख लो, बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगी। जो ढक्कन है वो इस कंटेनर को कंप्लीटली कवर नहीं कर पाएगा। अगर कवर नहीं कर पाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या रहती है, बाहर निकलती रहती है। आप भी अपनी रियल लाइफ में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप किसी, मान लो आप पानी ही बॉईल कर रहे हो, तो अगर आप ऊपर ढक्कन रख देते हो, फिर भी कुछ ना कुछ जो वेपर्स होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी। वो किसकी वजह से है, क्योंकि हम लोग कोई भी सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं बना सकते। तो अगर परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलती रहती है। तो वो सिस्टम जिसमें एनर्जी सिस्टम की सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती रहती है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं।
तो आइसोलेटेड में कुछ नहीं एक्सचेंज हो रहा था, बट हम लोग अगर रियल लाइफ में देखें तो थोड़ी बहुत एनर्जी, चाहे हमने ढक ही रखा है उसको, बट थोड़ी बहुत एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। तो यहाँ पे सेकेंड आ गया है हमारा, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है विद सराउंडिंग। अब हम लोग थर्ड चलती हूँ मैं, थर्ड केस पे। ठीक है, थर्ड केस पे देखो क्या है, थर्ड केस पे देखो, अगर हमने बोला, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो बाहर चली गई, यही बोला है ना मैंने, कुछ एनर्जी हमारी बाहर चली गई। तो देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर इस चीज को ऐसे समझे, ये मेरा कंटेनर है, मैंने नीचे से गैस ऑन कर रखी है, यहाँ पे मैंने पानी बॉईल, ठीक है, वाटर को हम लोग बॉईल कर रहे हैं। तो जो वाटर को हमने बॉईल किया, नीचे से हीट आई जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लिक्विड था ये जो पानी है, वो क्या कर देता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो किस में स्टार्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये वेपर्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ढक्कन नहीं लगाया, अगर मैंने यहाँ पे ढक्कन नहीं लगाया, ये ओपन छोड़ दिया, तो सारे के सारे वेपर्स क्या चले 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 जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो अगर ये वेपर्स बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब वेपर्स क्या है, पानी के, वाटर के पार्टिकल्स ही तो हैं। तो पार्टिकल्स भी, या फिर मास है आपका, मैटर है, वो क्या कर रहा है, बाहर एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, अगर हम लोग कंटेनर को ओपन रखेंगे, तो एनर्जी एंड मैटर बोथ एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। ठीक है, तो ये तीन तरह के सिस्टम है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे बहुत रेयर है इनमें से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने सिस्टम पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहली चीज, नेचर की हर एक चीज, नेचर में हर एक चीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम वर्ड मतलब किस स्टेट को हम लोग बोलेंगे कि ये चीज हमारी इक्विलिब्रियम में है, उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। तो आपने अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, उससे पहले किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया है, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड में डिफरेंस। देखो, क्लोज्ड और आइसोलेटेड में डिफरेंस तो यही है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, और आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड में एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं, और क्लोज सिस्टम में हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम। तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, मतलब एक ही डिफरेंस है इसमें, और जो मैंने आपको लिखवा दिया है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज करेंगे, क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करती है, मैटर एक्सचेंज नहीं करता है। और थर्ड, आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, परफेक्टली हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या क्या बनाया होता है, इंसुलेटेड दीवार बनाई होती है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पे।
इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पे फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगी। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मास लगा लो, और भी बहुत है, एंट्रोपी लगा लो, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका हम लोग आगे यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पे ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगी, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट है। जैसे अभी ये लगा लो, मेरे पास जो लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोगों के हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, जहाँ आप लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हो, तो अब वो देखो जो लैपटॉप है वो क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि जो उसके मास है, ठीक है, या उसका वॉल्यूम जो उसने घेर रखा है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मास की बात करूं, तो मास है जो उसका टोटल वेट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। जो आपने आज, जिस दिन आपने उसको बाय किया था, आप आज देख लो, 100 दिन बाद देख लेना, उसका जो मास है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। आप लोग जिस बेड के ऊपर बैठे हो, क्लास लगा रहे हो, वो भी आप देख लो, वो उसका भी मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मास की बात नहीं है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं कि कितना वॉल्यूम लगा है उसको, मतलब कितना वॉल्यूम है उसका, वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो जब फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और हर एक चीज अपने आसपास नजरें घुमाओ, हर एक चीज इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है। ठीक है, हर एक चीज क्या है? इक्विलिब्रियम में पड़ी होती है। अब इक्विलिब्रियम की टाइप्स होती हैं, जैसे सिस्टम की टाइप्स होती हैं, इक्विलिब्रियम की भी टाइप्स होती हैं। इक्विलिब्रियम की हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप आ जाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। और फोर्थ आ जाता, सॉरी, फर्स्ट हमारे पास केमिकल है, सेकंड थर्मल है, और थर्ड हमारे पास क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे सिस्टम की टाइप में से क्वेश्चन आना बहुत रेयर है कि आएगा, बट ये जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं, इसमें से क्वेश्चन, बहुत पैट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। वो भी बताऊंगी, ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनमें से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स है, केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, वर्ड यूज हो गया, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है मतलब कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल वर्ड का मतलब क्या है? नाम से ही पता चलता है, टेम्परेचर। थर्मल मतलब टेम्परेचर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका टेम्परेचर टाइम के साथ, ठीक है, टेम्परेचर टाइम के साथ क्या करे? चेंज ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। आप बोल सकते हो टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। हमारा टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जो वो वैसी स्टेट जहाँ पे टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज ना करे,
उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, उस स्टेट को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे अ, एक स्टेट आती है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई दो कंटेनर लिए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो कंटेनर लिए हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, इसका फर्स्ट कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो है T1, और सेकंड कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? T2 है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट की एनर्जी है E1, सेकंड की एनर्जी है E2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस ले रही हूँ कि जो T1 है वो बड़ा है T2 से। ठीक है, यहाँ पे T1 क्या है? बड़ा है T2 से, या फिर साथ के साथ मैं बोल देती हूँ जो E1 है वो बड़ा है E2 से। ठीक है, E क्या है? सिस्टम में एनर्जी है। ठीक है, सिस्टम में एनर्जी है। अब एक चीज याद रखना, एक हमारा लॉ आता है जिसको हम लोग जीरोथ लॉ बोलते हैं। ठीक है, अभी ना जो थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसको हम लोग अभी वन बाय वन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। वो चीज क्या है? कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है या फिर जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये चीज को स्टार बना के अपनी कॉपीज पे लिख लेना कि जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, वो ऑलवेज हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी उसने क्या करना है? मूव करना है। ठीक है, अगर कभी भी कभी एनर्जी का डिफरेंस ना हो, अगर कभी भी एनर्जी का डिफरेंस ना हो तो क्या होता है? हमारे पास हीट फ्लो ही नहीं करती है। ठीक है, तो अगर हमने हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो वहां पे क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, वहां पे अगर हमने हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं करेगी। जैसे मान लो, मैं ऐसा मान लूं कि ये दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर है T1, एक का टेम्परेचर है T2। T1 T2 के इक्वल है, T1 T2 के इक्वल है। यहाँ पे कोई भी, मतलब इन दोनों में कुछ भी, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो जब जब हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा तब तब हमारी क्या रहेगी? हीट का फ्लो होगा। अदरवाइज अगर टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, हीट का फ्लो नहीं होगा। तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर आपको मान लो, अगर तो टेम्परेचर सेम है तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आपका दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक का टेम्परेचर है T1 और एक का टेम्परेचर है T2, के एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, और T1 बड़ा है T2 से, इसका मतलब ये हायर टेम्परेचर बॉडी है और ये क्या है? लोअर टेम्परेचर बॉडी है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हीट का डिफरेंस होगा, जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट आपकी ट्रेवल करती है हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो ये फर्स्ट बॉडी से हीट सेकंड बॉडी में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। मतलब फर्स्ट बॉडी से हीट सेकंड बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये जाती रहेगी, जाते 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 एक स्टेट ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? देखो, ट्रांसफर हो रहा है ना। अब इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझना, जो मैं इधर राइट साइड पे बना रही हूँ। पहले
T1 यहाँ पे था, ठीक है, T2 आपका यहाँ पे, टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, ठीक है। इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब क्या हो रहा है, हीट फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। हीट फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अगर फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो हीट आपकी सेकंड बॉडी में अगर जाएगी, तो सेकंड बॉडी का टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बॉडी में हीट जा रही है, अगर उसमें जा रही है हीट, तो सेकंड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट बॉडी से निकल रही है बाहर, तो जितनी हीट बाहर निकलेगी उतना टेम्परेचर हमारा कम होगा। तो फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर कम होता हुआ जा रहा है, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है और सेकंड बॉडी का इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो ऐसे हो रही है ना चीज, फर्स्ट का डिक्रीज होता जा रहा है, सेकंड का इंक्रीज होता जा रहा है। ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक क्या होगा, दोनों सेम लेवल पे नहीं आ जाते, ठीक है। दोनों सेम लेवल पे नहीं आ जाते, ये भी सेम लेवल पे, ये भी सेम लेवल पे, ठीक है। तो जब ये सेम लेवल पे आ जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर हो गया सेम, तो जहां पे टेम्परेचर हो गया सेम, उस स्टेट को हम लोग क्या बोल देंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को हम लोग क्या बोल देंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आई है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मान लो एक बॉडी आपकी यहाँ पे है कि यहाँ पे है, T1 इधर आपके पास है मान लो 30 डिग्री, और इधर आपके पास T2 मान लो 10 डिग्री है, ठीक है। दो टेम्परेचर बॉडीज है। तो जो फर्स्ट है, हीट आपकी फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होनी स्टार्ट हुई, तो फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होएगा, क्योंकि इससे हीट निकल रही है बाहर, और सेकेंड बॉडी ऑब्जॉर्ब कर रही है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इंक्रीज करते करते ये क्या हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। मान लो ये अभी आ गया 20 डिग्री पे, ये आ गया आपका, ये अब मान लो 25 डिग्री पे, ठीक है। ये चलते चलते एक पॉइंट ऐसा चला जाएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जहां पे ये दोनों इक्वल हो गए, इनका टेम्परेचर इक्वल हो गया, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। देखो जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ, अब फर्दर कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो सकता, अब फर्दर कोई हीट का फ्लो नहीं हो सकता। तो आप उसको रखे रहने दो, जब मर्जी देखो, अभी देखो, 10 मिनट बाद देखो, एक दिन बाद देखो, उसमें कुछ भी कुछ, कोई एनर्जी का डिफरेंस, कोई टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं होने वाली है। तो स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर वेरिएशन के, मतलब जो टेम्परेचर है आपका, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, जो ये सारा मेरा फंडा समझाने का था, क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक चीज कर रहे हैं, आगे जाते ये बहुत चीजें एडवांस होती चली जाएंगी, तो बेसिक चीज पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि जो हीट है वो फ्लो कब करती है, ठीक है। बेसिकली ये एग्जांपल समझाने का मतलब क्या है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हीट कब फ्लो करेगी। हीट फ्लो तब करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, तो हीट फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक मेरे को बता दो कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आ गया है सबको समझ में। ये तो हमने फर्स्ट अपना कर लिया है, फर्स्ट। एक चीज याद रखना, ये मैं लाइन बोल रही हूँ, बट इस चीज को थोड़ा सा अपने वे, अपनी वर्डिंग में लिख लेना, कि जो मतलब टेम्परेचर हीट फ्लो करने के पीछे कारण क्या है।
ठीक है। हीट क्यों फ्लो कर रही है? वो हीट फ्लो इसलिए कर रही है कि टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि जो ये लाइन है ना, ये आगे चल के मैं बहुत यूज करूंगी। ये लाइन आगे चल के मैं बहुत यूज करूंगी, तो अपनी वर्डिंग में इस चीज को लिख लेना कि हीट फ्लो तब करेगी जब हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब हमने फर्स्ट कर लिया है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? मास, या फिर मास लगा लो, या फिर कंसंट्रेशन लगा लो, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे मास या फिर कंसंट्रेशन जब टाइम के साथ चेंज ना करे, ठीक है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पे जो मास है या फिर कंसंट्रेशन है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। और थर्ड थर्ड हमारा आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्ड से ही पता चलता है प्रेशर होगा। ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर आम क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, वैसे ही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इस चीज को भी समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लो मैंने के यहाँ पे दो कंटेनर ही रखे हैं, एक का प्रेशर है P1, एक कंटेनर का प्रेशर है P2। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? P1 मान लो ज्यादा है P2 से। ठीक है। P1 क्या है? ज्यादा है हमारा P2 से। अगर P1 हमारा ज्यादा है, मतलब फर्स्ट कंटेनर में प्रेशर ज्यादा है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? इसको राइट की तरफ पुश करेंगे। क्या अगर P1 में प्रेशर ज्यादा है, तो जो P1 के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर को क्या करेंगे? राइट साइड की तरफ पुश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे मूवमेंट होती है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होती है? मूवमेंट होगी। तो सेम चीज है, अगर मैं लोग इसको करूं, ऐसे ही बनाऊं कि ये P1 है, ये P2 है। ठीक है। P1 आपका ज्यादा है, तो फर्स्ट से प्रेशर सेकंड की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्टिकल ने क्या करना है? पुश करना है चीज को दूसरी तरफ। या फिर मैं इसको ऐसा भी समझा सकती हूँ, प्रेशर को ना हम लोग वॉल्यूम से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो ये आपका कंटेनर है, ऐसे मानते हैं इसको, इसका वॉल्यूम है V1, फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम है V1 और सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम है V2। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि जितना वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। अब इस चीज को भी आप ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी को नहीं पता है, मान लो एक तरफ मेरे पास ये वॉल्यूम है V1, यहाँ पे क्या है? 100 पार्टिकल्स है। यहाँ पे क्या है? 100 पार्टिकल्स है। एक मैंने ले लिया इतना वॉल्यूम, ठीक है, ये V2 वॉल्यूम है, इसमें भी 100 पार्टिकल्स है। ठीक है। तो एक एक जगह देखो, एक साइड आपके पास 100 पार्टिकल सिर्फ इतने वॉल्यूम में रह रहे हैं, एक तरफ 100 पार्टिकल V2 वॉल्यूम में रह रहे हैं। ठीक है। तो V1 में कम जगह है, अगर कम जगह है तो वो एक दूसरे के साथ टकराते फिरेंगे, तो उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो उतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। तो जितना वॉल्यूम कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रेशर है, जिसको नहीं पता इस चीज को लिख लो कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है। या फिर मैं उल्टा बोल सकती हूँ कि जितना वॉल्यूम हमारे पास कम होगा
उतना ही प्रेशर हमारे पास ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे वॉल्यूम डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर है P2। तो P1 ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल्स पे प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से ये क्या करेगा, इसको राइट साइड की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा, पुश करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर राइट साइड की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देगा तो ये कंटेनर अब मान लो यहाँ पे पहुंच गया, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, V1 आपका, जो V1 वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। V1 वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और V2 वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि V1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर ने क्या होना है, डिक्रीज होना है, ठीक है। पहले वो कम वॉल्यूम था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर V2 वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, इंक्रीज होगा। तो एक चीज डिक्रीज होती चली जा रही है, एक चीज इंक्रीज होती चली जा रही है, एक पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, सेम पे आ जाएंगे। इधर भी प्रेशर P1 है, इधर भी प्रेशर P2 हो जाएगा। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो हो जाता है प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर बना किसकी वजह से है, प्रेशर बना है क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस है, ठीक है। प्रेशर क्रिएट हुआ है क्योंकि दोनों बॉडीज में वॉल्यूम का डिफरेंस है। अगर वॉल्यूम सेम हो जाता तब प्रेशर नहीं बनना था दोनों साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर में वेरिएशन हुई। फिर एट द एंड जब दोनों प्रेशर सेम हो जाते हैं तो स्टेट को क्या बोल देते हैं हम लोग, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पेपर में देखो क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको ऐसे डिवाइसेस दे ऐसे आपको दो कंटेनर दे दिए जाते हैं कि बताओ इसमें किसका वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज करें, किसका डिक्रीज करें, ताकि ये चीज इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। वो हम लोग आगे असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कॉज क्या है प्रेशर को, मतलब ये प्रेशर ट्रांसफर होने का, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होने का कॉज क्या है, क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो तीनों ही आपको बता दिए हैं कि क्या होते हैं। ये पॉइंट है, सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इस पे। ये तो हमने तीन तरह के इक्विलिब्रियम कर लिए हैं, एक केमिकल, फिर थर्मल, फिर हमने थर्ड कर लिया है मैकेनिकल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थर्मल और मैकेनिकल से पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थर्मल और मैकेनिकल से पूछे जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेसिक टूल क्या आता है, स्टेट वेरिएबल किसको बोलते हैं। अच्छा, उससे भी पहले जैसे हम लोग आप लोग +1 +2 पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी जैसे +1 +2 पढ़ते हो, उसमें हम लोग किसी भी मान लो किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग तीन XY Z कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं या फिर आर का यूज करते हैं। आर मेरे को पता चल गई, मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हमें तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उस पार्टिकल की पोजीशन निकाल लो, XY Z निकल गया तो उसका डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी निकल जाती है, ठीक है, वेलोसिटी निकल जाती है। या फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो, एक्सेलरेशन निकल जाती है। फिर आगे फोर्स निकाल लो मास के साथ मल्टीप्लाई करके। मतलब अगर हमें सिंगल XY Z पता चल जाए तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या एनर्जी है, क्या मोमेंटम है,
सब चीजें निकाल सकती हूँ उसकी मैं, ठीक है। सिर्फ एक पोजीशन पता होने से मैं उसके बारे में सब चीजें निकाल सकती हूँ। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग डील करते हैं, या तो मैं लिक्विड के साथ डील करती हूँ, या फिर मैं गैस के पार्टिकल के साथ डील करती हूँ, ठीक है। या तो मैं लिक्विड्स के साथ डील कर रही होती हूँ, या मैं गैस के पार्टिकल्स के साथ डील कर रही होती हूँ। तो जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, अब गैस के पार्टिकल्स की बात करूं, अगर मैं गैस के पार्टिकल मेरे को दिखते तो है नहीं, इस नेक्ड आई से दिखते तो है नहीं, तो अगर दिख ही नहीं रहे हम लोग उसकी पोजीशन कहाँ से फाइंड करेंगे? तो मेरे लिए उसकी पोजीशन फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड्स के लिए भी उसकी पोजीशन फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, तब हम लोग पोजीशन की बात नहीं किया करेंगे, तब हम लोग पोजीशन की बात नहीं किया करेंगे। तब हम लोगों ने किस चीज की बात करनी है? तब हम लोगों ने तीन पैरामीटर्स की बात करनी है। एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, एक क्या है, टेम्परेचर। ये तीन तीन जो है क्वांटिटीज, इनको थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज बोला जाता है, इनको थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज बोला जाता है। इन क्वांटिटीज का यूज किया करेंगे हम लोग हर एक केस में, ठीक है। हर एक केस में अगर मेरे को ये तीन वेरिएबल्स पता चल गए, मैं कंप्लीट सिस्टम के बारे में, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है, कितना वर्क डन किया है, उसकी उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, मतलब सब चीजें मेरे को इन तीन वेरिएबल से पता चल जाएंगी। तो जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पोजीशन निकालने के ऊपर टारगेट रखते हैं कि मेरे को पोजीशन पता चल जाए पार्टिकल की, बाकी सब मैं निकाल लूंगी। सेम एज इट इज थर्मोडायनामिक्स में हम लोग टारगेट करते हैं कि मेरे को पीवीटी पता चल जाए। अगर ये तीन वेरिएबल्स पता चल गए तो मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ। और ये इन तीन वेरिएबल्स को हम लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये तीन वेरिएबल्स हम लोग निकाला करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब उसके बाद एक लाइक वर्क डन यूज होता है, फॉर्मूला। वर्क डन सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। वर्क डन को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला तो सभी ने देखा है। वर्क डन को हम लोग कैसे लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, वहां पे मेरे को एक्स तो पता नहीं, पोजीशन नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वर्क डन की किसी चीज ने कैसे वर्क डन किया है? तो उसके लिए देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये स्मॉल वर्क डन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी? प्रेशर, मेरे को कोई बता सकता है कि प्रेशर क्या होता है, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला? प्रेशर वैसे होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यस, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रेशर क्या है, तो प्रेशर क्या है? एक जस्ट एक यूनिट एरिया में आप लोग कितनी फोर्स लगा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेती हूँ मैं। फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? प्रेशर इंटू एरिया। मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल लूंगी, प्रेशर इंटू एरिया, यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो ये बन जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, ये लेंथ ही है एक तरह की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी लेंथ ही है। तो एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। बट यहाँ पे चेंज, क्योंकि डी लगा हुआ है ना, ठीक है, तो डी लगा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? डी वी लगाएंगे, क्योंकि चेंज इन लेंथ है तो हम लोग चेंज इन वॉल्यूम साथ में लगा देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो ना, इसको इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। प्रेशर है, ए को मैं डेरिवेटिव के अंदर ले गई, ए को मैं डेरिवेटिव के
अंदर ले गई, तो जो एरिया इंटू लेंथ है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं पूरे के पूरे थर्मोडायनामिक्स में ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा करूंगी। ठीक है, इसको भूल जाओ अब थर्मोडायनामिक्स में। तो क्या याद रखना है थर्मोडायनामिक्स में, जब भी वर्क डन निकालना हो तो हम लोग पीडीवी का यूज करेंगे। और अगर आपने ये स्मॉल है, टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप वर्क डन का जब भी वर्क डन निकालना हो तो आपके माइंड में साथ के साथ क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि फॉर्मूला होता है P इंटू डीवी। डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, डीवी क्या है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम। जैसे मान लो आपका सिस्टम क्या हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहा है, ऐसे वर्क डन कर रहे हो आप, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग ये यूज किया करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आती है जो मतलब साइन कन्वेंशंस का यूज करते हैं। ये लिख लिया है सबने, कर दो नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम। देखो वर्क डन तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या होता है। वर्क डन हमारा ये होता है, टोटल निकालने के लिए ये लिख देते हैं। अब पेपर में मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में हम लोग दो ही तरह के चीजें करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज न्यूमेरिकल्स में यूज होती है कि हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं या फिर सिस्टम बाय मतलब, या फिर दो चीजें होती हैं, या तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा होगा या सिस्टम खुद काम कर रहा होगा। ठीक है, तो दो वर्ड यूज होते हैं, या तो ऑन द सिस्टम काम होता है, ठीक है, या फिर बाय द सिस्टम काम होता है। तो ये ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आता है पेपर में इसके ऊपर। ठीक है, बट जब कोई न्यूमेरिकल गिवन होता है वहां पे वो लिख देते हैं कि सिस्टम ऑन द सिस्टम काम हो रहा है। तो जब भी ऑन द सिस्टम काम हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ वर्क डन, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो अभी मैं साइन कन्वेंशंस बताऊंगी ये आगे पूरे थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। तो दो तरह की चीजें होती हैं कि या तो हम लोग सिस्टम के ऊपर काम करें तो उसको बोलेंगे ऑन द सिस्टम काम हो रहा है, या फिर सिस्टम खुद काम करेगा तो क्या होगा, बाय द सिस्टम काम होगा। अब ऑन द सिस्टम कैसे काम होता है अब उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास ये कंटेनर है, ज्यादा बड़ा बन गया, एक हमारे पास ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे मान लो कुछ भी गैस ही भरी हुई है। ठीक है, एक यहाँ पे गैस फिल की हुई है, इसका वॉल्यूम हमारे पास है V1। इसका वॉल्यूम क्या है, V1। मैं क्या करती हूँ, मैंने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब कि मैंने ऊपर एक प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे एक पिस्टन से इसको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। प्रेस करते करते प्रेशर लगा रही हूँ ऊपर से। प्रेशर जब ऊपर से लग रहा है तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया आपका सिस्टम। तो कंप्रेस होते होते ये अब इस स्टेट पे पहुंच जाएगा। ये अब इस स्टेट पे पहुंच जाएगा, पहले यहाँ पे था। ठीक है, अब ये इस स्टेट पे पहुंच जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, पहले वॉल्यूम आपका था V1, मैंने इतना प्रेशर लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हमारा वॉल्यूम कितना हो चुका है, V2 हो चुका है। ठीक है, तो देखो पहले सिस्टम पड़ा हुआ था, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, ये कंटेनर हमारा क्या है, ये कंटेनर हमारा सिस्टम है। मैंने सिस्टम के ऊपर काम किया, मैंने सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाई, तो ये क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम काम हो रहा है। ऑन द सिस्टम काम हो रहा है। तो अगर हम लोगों ने देखना हो कि मैंने कितना काम किया है, ठीक है, मैंने कितना काम किया है, तो उसके लिए वर्क डन यूज करेंगे। तो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पीडीवी। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम
माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना है V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। बट यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर आपका इनिशियल वॉल्यूम था 10, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10 था, अब आपका फाइनल वॉल्यूम कम है, मान लो ये 5 है, तो अगर आप इनको माइनस करोगे, 5 माइनस 10 करोगे तो -5 भी आएगा, मतलब एक नेगेटिव साइन निकल के आएगा आपके पास आंसर में। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर सकती हूँ कि जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम काम हो रहा हो, जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम काम हो रहा हो, तो वर्क डन आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। वर्क डन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। आप इस चीज को थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हो, ऑन द सिस्टम ना वर्ड यूज करके, जब भी कंप्रेशन होती है तब आपके पास वर्क डन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब एक चीज याद रखना, जो ये साइन कन्वेंशन हम लोग इधर यूज कर रहे हैं ना, आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स उधर भी होती है, उधर साइन कन्वेंशंस टोटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ, आपके केमिस्ट्री वाले टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, ये अलग अलग ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑन द सिस्टम के लिए नेगेटिव यूज कर रही हूँ ना, केमिस्ट्री में सेम चीज ऑन द सिस्टम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। पेपर में सेक्शन वाइज चीजें डिवाइड होती हैं, तो अगर फिजिक्स वाला पार्ट आया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम काम हो रहा तो नेगेटिव लेना है, वाला पार्ट आया तो जो आपके केमिस्ट्री वाले टीचर करवाएंगे वो लिखना है। तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही ऑपोजिट चलती हैं ये चीजें, ठीक है, दोनों ही ऑपोजिट चलती हैं। तो ऑन द सिस्टम या फिर जब भी कंप्रेशन हो रही हो, तब हमने वर्क डन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब देखो, हमने उसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, सिस्टम को कंप्रेस करके छोड़ दिया। वो हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है, अब ऐसी चीज है कि वो हमारा सिस्टम एक्चुअल में ऐसे पड़ा हुआ है, वो हमारा सिस्टम हमने ऐसा था ना, हमने V2 वॉल्यूम था, इतना था हमारा वो, ठीक है, हमने कंप्रेस करके उसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो, अब हमने पहले प्रेशर, पहले सिस्टम था, हमने प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके उसको छोड़ दिया। तो नेचर का रूल क्या है, नेचर का रूल क्या है, हर एक चीज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है। नेचर का रूल क्या है, हर एक चीज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है। तो सिस्टम आपका अगर पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, आप उसको यहाँ पे ले आए, तो ये सिस्टम को मंजूर नहीं है, वो अपनी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बजाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वापस से अपने आप को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, अपने आप को क्या करेगा, आपने कंप्रेस किया था ना उसको, और ये अपने आप को, सिस्टम को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, अब हमारा सिस्टम स्टार्टिंग में इतना है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V1। तो ये सिस्टम अपने आप को एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करते हुए वॉल्यूम कितना बना लेगा, V2 बना लेगा, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। तो देखो, जब हमने सिस्टम को छोड़ दिया कंप्रेस करने के बाद, उसके बाद सिस्टम अपने आप एक्सपैंड हुआ, सिस्टम क्या हुआ, अपने आप एक्सपैंड होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया। तो ये सिस्टम ने क्या किया है, बाय द सिस्टम काम हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, सिस्टम ने खुद काम किया है, सिस्टम ने क्या किया है, खुद काम किया है। और बाय द सिस्टम क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, बाय द सिस्टम क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। तो जब भी हमारे पास एक्सपेंशन हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक और चीज क्या लिख सकते हो, कि जब भी एक्सपेंशन होती है तब क्या होता है, बाय द सिस्टम काम हो रहा होता है। अगर हम लोग बाय द सिस्टम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा,
बाय द सिस्टम अगर हम लोग वर्क डन निकालें, पीडीवी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, यस। तो फाइनल फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1। अगर यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम मान लो 5 है, फाइनल वॉल्यूम आपका हो गया 10। तो अगर आप 10 माइनस 5 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी ना चीज। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव बनेगी आपकी। तो हमें दो चीजें यहाँ से पता चल चुकी हैं कि जब भी न्यूमेरिकल में ऑन द सिस्टम काम हो, ठीक है, ऑन द सिस्टम कुछ भी दिया हो, तो आपने नेगेटिव साइन लेके चलना है। और जब भी आपका बाय द सिस्टम काम हो, तब आपने क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेके चलना है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, वर्क डन होता है हमारा पीडीवी, ठीक है। और अगर बाय द सिस्टम काम हो रहा हो या फिर एक्सपेंशन हो रही हो, तो आपने जो वर्क डन है वो क्या लेना है, वर्क डन आपने क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर ऑन द सिस्टम काम हो या फिर कंप्रेशन हो रही हो, तो आपने वर्क डन क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये हमारे की पॉइंट्स बन गए हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम्स तो इसमें से न्यूमेरिकल्स में ये वाली चीज यूज होती है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स ये न्यूमेरिकल में यूज होती है। अब उसके बाद ये वर्क डन वाला हो गया हमारा। उसके बाद अब हम लोगों ने लॉ करते हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये जो मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने आगे 3-4 लॉज करने हैं। वो ये नहीं है कि हम लोग इकट्ठे ही लॉज करेंगे, वो हर एक चैप्टर में एक एक लॉ आता चला जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर में एक एक लॉ आता चला जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। बट फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड और है, इंट्रोपी के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड आएगा, इंट्रोपी। पूरे थर्मोडायनामिक्स में घूमेगी ये। इंट्रोपी क्या होती है, इसको एस से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। इंट्रोपी क्या है इसको एस से डिनोट करते हैं। इंट्रोपी होती क्या है, किसी सिस्टम में कितना का डिसऑर्डरनेस है, किसी सिस्टम में कितना का डिसऑर्डरनेस है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोपी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें क्या बताएगा कि आपके सिस्टम में कितना का डिसऑर्डरनेस है। अब मान लो आप लोगों के हाथ में जिस पेन से आप लोग लिख रहे हो, ये पेन है आपके हाथ में, ठीक है। ये पहले पूरा डिसऑर्डर्ड है ये, ठीक है। इसमें कोई डिसऑर्डरनेस कुछ नहीं है, ये पूरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, ऑर्डर्ड है ये, ठीक है। बट अगर आप लोग इसी पेन को ले जाके गैस के ऊपर रख दो, ठीक है। अगर आप इसी पेन को गैस के ऊपर रख दो, मतलब आप नीचे से इस पेन को हीट देना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पेन है, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये मेल्ट होगा, तो पहले जो शेप थी अभी वो होनी स्टार्ट हो जाएगी ना उसमें, मतलब डिसऑर्डरनेस स्टार्ट हो जाएगी ना, उसकी शेप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हमने उसको डिस्टर्ब किया, उसको हीट दी, तो उसमें डिसऑर्डरनेस आ गई, इसमें डिसऑर्डरनेस आनी स्टार्ट हो गई है। तो कितनी डिसऑर्डरनेस आई है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, इंट्रोपी से पता चलेगा। तो जब भी वर्ड यूज हो कि इंट्रोपी क्या है, तो इंट्रोपी क्या है आपके माइंड में साथ के साथ ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि इंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस। किसी सिस्टम में कितनी की डिसऑर्डरनेस आई हुई है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंट्रोपी, ठीक है। अब देखो इसका अगर हमने, चलो डेफिनेशन तो अलग रही, वो बता दी मैंने आपको। अब इसको मैथमेटिकली लिखना है। मैथमेटिकली लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले मान लो पहले इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री। इसी एग्जांपल से डेफिने वो बनाते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं। इसका टेम्परेचर था टी, ठीक है। टी टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था।
अब मैंने उसको नीचे से हीट दे दी, अब पेन का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो अब जब 20 डिग्री टेम्परेचर दिया है तो 10 से 20 करने के लिए मेरे को डी क्यू हीट की जरूरत पड़ी। ठीक है, मतलब कि अगर हमने किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, अगर हमने नीचे किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मेरे को हीट देनी पड़ेगी ना। तो जब मैंने टी 10 से 20 किया तो मान लो मेरे सिस्टम के अंदर डी क्यू हीट आई। तो डी क्यू हीट आने से क्या होगा, ठीक है, अब फॉर्मूला बनेगा डी एस किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई टी के। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपने सिस्टम को डी क्यू हीट दी, जब आपने सिस्टम को डी क्यू हीट दी तो डी क्यू हीट देने से क्या होगा, उसमें डिसऑर्डरनेस आएगा। कितना डिसऑर्डरनेस आएगा, डीएस डिसऑर्डरनेस आता है। उसमें क्या आता है, डीएस डिसऑर्डरनेस आता है। रिपीट कर देती हूँ चीज को कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें डी क्यू हीट आई, डी क्यू हीट आने की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब उसमें डिसऑर्डरनेस आया। तो कितना डिसऑर्डरनेस आया उसको मैंने डीएस से डिनोट कर दिया। तो डीएस मतलब डी क्यू हीट देने से डीएस डिसऑर्डरनेस आता है। और इसकी यूनिट्स को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टी से डिवाइड करते हैं। उसको क्या करते हैं, टी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी कभी हमने आगे इंट्रोपी यूज करनी है तो इंट्रोपी का होता है डीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, डीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अब आप यहाँ पे ना एक चीज नोट डाउन कर लेना कि जो इंट्रोपी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के। एंट्रोपी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के। देखो आप एग्जांपल से ही समझ गए होंगे कि अब जितनी उसको हीट ज्यादा देते चले जाओगे वो प्लास्टिक उतना मेल्ट होता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा मेल्ट होगा उतनी उसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा आएगी। मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे उतनी एस की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इंट्रोपी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, हीट के होती है। एक चीज अब ना नोट डाउन कर लेना, बच्चे कई बार ना यहाँ पे गलती कर देते हैं। पेपर में आपको फॉर्मूला दिया होता है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया। ठीक है, वहां पे बोल देते हैं कि बताओ इंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ क्या डिफरेंस रिलेशन है। ठीक है, इंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो वो क्या देखते हैं कि भाई ये बड़ा टेम्परेचर, ये बड़ी इंट्रोपी, ये दोनों इनवर्सली दिख रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। नहीं, जो नीचे टी लगा है ना वो जस्ट यूनिट्स को सेट करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज इस टी का कोई भी रोल नहीं है प्रोपोर्शनैलिटी में। तो जो इंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उतनी इंट्रोपी बढ़ती है, या फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के। इस चीज को नोट डाउन कर लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां करते हैं, तो इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस पे मत जाना। ठीक है, इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर मत जाना, वो आपको कंफ्यूज करेगा। बट ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम लोग डीएस की वैल्यू, जैसे हमारे पास डी क्यू बाई टी है ना, यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ जो टीडीएस आ जाएगी। डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टीडीएस आ जाएगी। ये फॉर्मूला, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो निकल के आई है, ये हर जगह अब जो भी स्टार्ट होगा आगे मैक्सवेल इक्वेशन से लेके पूरे 7 के 7 चैप्टर्स में ये यूज होती है चीज। ठीक है, पूरे के पूरे 7 चैप्टर्स में इस चीज ने यूज होना है। तो डी क्यू को जब भी लिखना हो तो हम लोग डी क्यू को टीडीएस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैम किसी को, हाँ जी, इसके यूनिट्स क्या होंगे फिर? हाँ जी, यूनिट एंट्रोपी के यूनिटलेस मानेंगे इसको फिर? यूनिट प्लस, क्योंकि फिर अगर हीट और टेम्परेचर को सेम ले रहे हैं हम लोग तो। नहीं,
हीट की यूनिट, हीट क्या है? एनर्जी है। एनर्जी की वो यूनिट क्या होती है? जूल पर एनर्जी केल्विन बाय होना चाहिए। टेम्परेचर। जूल पर केल्विन होगी वैसे तो। यस। अगर आपने इंट्रोपी की यूनिट देखनी है तो इंट्रोपी की यूनिट ऊपर एनर्जी पड़ी हुई है और नीचे टेम्परेचर है। एनर्जी को आप कैल उसमें जाउल्स में ले लो, है ना, कैलोरीज में ले लो, कुछ भी ले सकते हो, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर आपका केल्विन में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। तो मैम इसने फिर बैलेंस कैसे कर दिया क्वेश्चन को? मतलब हम अलग अलग ले रहे जाउल हैं पर यूनिट। केल्विन लिख लो इसकी यूनिट। आपने यूनिट पूछा है ना? नहीं मैम वो अगर तो मैं ठीक ऐसे है। हम्म। मैं ये पूछ रही थी फिर इसने जो टेम्परेचर लिया है इसको बैलेंस कैसे किया है? हम बोल रहे हैं ना कि यूनिट्स को सेट करने के लिए हमने नीचे टेम्परेचर लगा दिया, हम्म। तो फिर बैलेंस मतलब किस सेंस में? क्योंकि ना तो हम ये ले रहे हैं कि एंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो फिर वो इसने किस सेंस ऐसे में बैलेंस प्रोपोर्शनल किया? है ही नहीं, वो एक कांस्टेंट चीज है। जो टी नीचे लगी है ना, वो कांस्टेंट चीज है। अब इस चीज को भी मैं समझाती हूँ, रुको। पहले आप लिख लो, जिसने भी पूछा था यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो ये एनर्जी की यूनिट होगी ऊपर जाउल पर केल्विन। तो ये हो जाएगी आपकी। अब देखो, अगर आपने पूछा है ये क्वेश्चन, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, तो इस टेम्परेचर का रोल क्या है? जैसे आपका ये पेन ही था, पहले ये था टी 10 डिग्री पे, ठीक है। अब मैंने उसका टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री। मैंने क्या कर दिया है? टी कर दिया 20 डिग्री। मैंने 20 डिग्री लाके उसको छोड़ दिया। अब मैं 20 से वेरिएशन नहीं करूंगी, तो नीचे कोई चेंज नहीं है। टी हमारा क्या है? फिक्स है। टी को इंक्रीज करने से हीट इंक्रीज हुई। इसको ऐसे समझा जाता है कि ये एक्सप्रेशन ही बना ऐसे था, टी को इंक्रीज करने से। तभी देखो मैंने नीचे डी टी नहीं लिख दिया, कि मैंने नीचे डी टी नहीं लिख दिया, टी लिख दिया, कि मैंने 20 लाके उसको छोड़ दिया। अब मैं काम ही 20 डिग्री पे खड़ी होके देख रही हूँ, तो टी की वैल्यू 20 डिग्री हो गई। कितनी हीट अंदर बनी, कितनी हीट बनी, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो डी क्यू हीट बनी, उससे हमारी इंट्रोपी आई, कितनी आई? डीएस। तो इस चीज को ऐसे समझना। तभी क्योंकि टी नीचे कांस्टेंट क्वांटिटी पड़ी है, तभी उसके साथ वेरिएशन नहीं देखी गई। और वेरिएशन देखी गई, सिर्फ ये देखा गया कि ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। मतलब हीट की वेरिएशन 10 डिग्री से आई है। हाँ जी। तो अगर इंट्रोपी के यूनिट पूछे जाएं तो रट्टे लगाने वाली बात नहीं है। ऊपर एनर्जी पड़ी है, एनर्जी की यूनिट्स आप लोगों को पता है। नीचे टेम्परेचर है, उसकी यूनिट आपको पता है। तो ये आपकी इंट्रोपी की यूनिट हो जाएगी। उसके बाद आज का हम लोग लास्ट टॉपिक करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। जीरोथ लॉ करवा दिया आपने ये? नहीं करवाऊंगी, ओके ओके। सब आएंगे। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करते हैं। फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। इसको लिख लो हाईलाइट करके। फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है, मतलब कि कांस्टेंट होती है। अब इसका भी मतलब समझाऊंगी मैं कि एनर्जी आपकी कैसे कंजर्व होती है, ठीक है। या फिर इसकी एक तो फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। सेकंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और घुमा के डेफिनेशन को, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये भी दो डेफिनेशंस है। अब ये देखो, है तो फर्स्ट लॉ ही, और सबको आता है, ठीक है। और सब 99% बच्चे इस चीज में गलतियां भी
करके आते हैं पेपर में, तो इसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आते हैं और हर बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सब उठा के देख लो, सब में डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट हमें ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। सेकंड क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट होती है नॉर भी डिस्ट्रॉयड, कभी भी खत्म भी नहीं होती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग, इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये हमें डेफिनेशन, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है फर्स्ट लॉ ने, दो स्टेटमेंट्स दी थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसको स्टार बना के लिख लेना कॉपीज के ऊपर, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, आम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। और अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या कहना चाहती है। ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, मान लो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं एक। ठीक है, अब मान लो मैंने, क्या करना है, मान लो मैंने चाय ही बनानी है। ठीक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मेरे को हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने कंटेनर में पानी वगैरह दूध वगैरह सब कुछ डाल लिया तो मेरे को हीट की जरूरत पड़ेगी ना उसको बनाने के लिए। तो मान लो वो हीट मैंने बाहर से दे दी 100 हीट। ठीक है, इसको मैं डी क्यू मान रही हूँ। ठीक है, मैंने बाहर से, नीचे से हमने जो गैस ऑन किया है, नीचे से जो हमने गैस ऑन किया है वो मैंने मान लो 100 हीट उसको दी है सिस्टम को। ठीक है, तो 100 हीट जो दी है, 80 हीट तो यूज हो गई, एक मिनट, 80 हीट्स तो 80 हीट तो यूज हो गई चाय बनाने के लिए, मतलब 80 हीट तो वर्क डन करने के लिए यूज हो गई। ठीक है, 100 में से जो 80 हीट थी वो क्या हुई, वर्क डन चाय बनाने के लिए यूज हो गई। अब देखो, अगर आप देखोगे 100 माइनस, मतलब एक तरफ 100 है, हमने 100 दिया था, बट 80 तो यूज तो 80 हुई है ना, तो 20 कहाँ गई। फर्स्ट लॉ ने बोला था कि कभी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब जो लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे है। जितनी आपने दी थी तो उतनी कोई लेने वाला भी होगा, या फिर जितनी किसी ने दी थी उतना देने वाला भी होगा। तो एनर्जी कभी भी ऐसे चेंज नहीं होती है, कोई एनर्जी का ऐसे लॉस नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होता है। इसलिए अगर आपने 100 हीट दी थी ना, तो वो 100 कहीं ना कहीं तो यूज हो रही है। 80 हीट तो वर्क डन चाय बनाने के लिए यूज हो गई। हमने 100 हीट दी, 80 उसमें से यूज हो गई चाय बनाने के लिए, तो 20 कहाँ गई, 20 उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। 20 उसकी क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी बन जाती है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ कि डी क्यू किसके इक्वल होता है, डी यू प्लस वर्क डन के। तो एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होता है, एनर्जी जितनी लेफ्ट साइड पे उतनी राइट साइड पे होगी। ठीक है, तो जितनी अगर किसी ने दी है तो लेने वाला भी पूरा का पूरा कोई ना कोई होगा। ठीक है, इन बिटवीन एक चीज आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक और डेफिनेशन बोल सकते हो, यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, थर्ड, एनर्जी कैन बी कन्वर्ट, एनर्जी कैन कन्वर्टेड, मतलब कि जो एनर्जी होती है ना वो एक फॉर्म से हम लोग दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो सकती है कन्वर्ट। जैसे हमने हीट दी थी, हीट क्या हुई, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, हीट आपकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो थर्ड स्टेटमेंट भी लिख सकते हो इसकी कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हमने हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हीट को हमने इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट
हो सकती है, ये भी फर्स्ट लॉ ने हमें बताया था। तो यहाँ पे देखो हीट दी थी, वो कुछ इंटरनल एनर्जी बन गई, कुछ वर्क डन बन गई, है एनर्जी ही। ठीक है, आप तीनों ही देखो, तीनों है एनर्जी ही। तो यूनिट्स अगर आप चेक करोगे इनकी, तीनों की तीनों हमारी क्या है, एनर्जीज ही है। तीनों की तीनों हमारी एनर्जीज ही है। अब यहाँ पे देखो, जैसे वर्क डन है, वर्क डन को मैं पीडीवी लिख सकती हूँ, वर्क डन को मैं पीडीवी लिख सकती हूँ। और डी क्यू को अभी हमने लिखा था, एंट्रोपी से निकाला था, टीडीएस लिख सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। दोनों देखो पेपर में ये तीन फॉर्म्स हैं, ये तीन फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या आ गई, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन। सेकेंड फॉर्म क्या है, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ वर्क डन की, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा। थर्ड, डी क्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स के ऊपर, या तो डेफिनेशन के ऊपर तीन स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इन तीनों के, इन इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आम पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ हमारा बेस है मैक्सवेल इक्वेशंस का। फर्स्ट लॉ हमारा बेस है मैक्सवेल इक्वेशंस का। मतलब अभी तक हम लोग, फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन, बट मैक्सवेल इक्वेशन करने के लिए मेरे को बहुत सारे बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब अभी हम लोग थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए मेरे को जितने जितने बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, वो सारे के सारे अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक टूल समझ रहे हैं। अभी हमने कल के लेक्चर में सबसे पहले करवाऊंगी आपको स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं पाथ वेरिएबल्स। ये जो स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल की कंडीशंस होती है ना, ये मैक्सवेल इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक बनती है। ठीक है, वो आगे हम लोग अभी वन बाय वन करेंगे। ठीक है, अभी हमारे कुछ और भी कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं जो बेसिक टूल्स में आते हैं, जिनका मेरे को जरूरत पड़ेगी। जैसे एक तो स्टेट वेरिएबल हमारा रह गया, एक एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव वेरिएबल होते हैं, जिसमें से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने, मैं फर्स्ट लॉ के ऊपर आपको छोड़ती हूँ, इसको रिवाइज कर लेना, बाकी हम लोग करेंगे कल की क्लास में। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो